बेंगलुरु में विपक्षी एकता की दूसरी बैठक समाप्त हुई। बैठक में यूपीए गठबंधन को नया नाम दिया गया है। सभी दलों की सहमति से गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया है। इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में दलों के नेताओं ने बीजेपी के साझा प्रयास को लेकर अपनी बातें रखी हैं। People left, but now one by one he is calling and they are meeting, and their party president is also going each state, and in one party several divisions were there. बहुत से टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो पूरे टुकड़ों को जोड़ने का काम मोदी जी अब कर रहे हैं। He is doing it now. So it means that he is now afraid of opposition parties. देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना। ये तो रही विपक्षी एकजुटता की बात। एक और नई तरह की राजनीति सामने आई है। इस राजनीति के बारे में आपको बताते हैं। बिहार में पक्ष विपक्ष के बीच का कलह अपने सीमाओं को लांघते हुए रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है। मौजूदा हालात ये है और इससे यह प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के निशाने पर है। पक्ष विपक्ष के मंथन के बीच क्या राजनीतिक दलों का मिजाज है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में एनडीए और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है, लेकिन बिहार में ये राजनीतिक मुद्दे और दलों की बैठक से परे हटकर विपक्ष सिर्फ एक इंसान को टारगेट किए हुए है। वो इंसान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बीजेपी हर मोर्चे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रही है। विपक्षी एकता में उनकी भूमिका, बिहार में भ्रष्टाचार पर सरकार की चुप्पी और ऐसे ही कई संबंधित मुद्दे को लेकर एनडीए के घटक दल अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। महागठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार जी को बुलाकर बेंगलोर में भारी बेइज्जती करने का काम किया। कांग्रेसियों ने कहा जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो उस प्रदेश में नीतीश कुमार जी को अनस्टेबल कहा गया और नीतीश कुमार जी की भारी फजीयत कराई गई। कोई जवाब नहीं देंगे ऐसे सवालों पर जो उनका दायित्व बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो स्वाभाविक रूप से सवाल देश भर में कहीं भी उठेगा। आज विपक्ष की बैठक शुरू होने से पहले बेंगलुरु में वो बिहार वाली पोस्टर राजनीति देखने को मिली। पोस्टर वॉर में निशाने पर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये बीजेपी का एक और तरीका था नीतीश कुमार पर अपनी भड़ास निकालने का। हालांकि इसके बाद बीजेपी पर जेडीयू और आरजेडी नेताओं का जोरदार गुस्सा फूटा है। विपक्ष ने इस पोस्टर वार को विपक्षी एकता से बीजेपी को होने वाली असहजता का नाम दे दिया। पोस्टर लगाने वाले लोग बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे हैं, लेकिन सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी एजेंसी 56 इंच का सीना, उनके समर्थक अपरोक्ष रूप से अपना नाम भी देना मुनासिब इसलिए नहीं समझते हैं कि नैतिक बल नहीं है। ये काला दिल वाले लोग हैं, लेकिन कोई प्यार करे या घृणा करे नीतीश कुमार को इनकार कैसे कर दे। बीजेपी की बौखलाहट है, बेचैनी है और बीजेपी किस कदर भयभीत है विपक्षी एकजुटता से ये दिख रहा है। अब वो पोस्टर लगाकर या उल जलूल बातें करके ये जो चाह रहे हैं कि जनता को हम असली मुद्दे से ध्यान भटका दें। ये पोस्टर पॉलिटिक्स बिन बोले बहुत कुछ बोल जाने का नया तरीका है और बिहार में आजकल विशेष रूप से चलन में है। पक्ष हो या विपक्ष, सब पर चुनाव का खुमार चढ़ गया है। अब राजनीतिक दलों का यह मंथन कितना रंग लाता है ये तो सब्जेक्ट टू टाइम है। पटना से भारत न्यूज 24 के लिए
आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर या विपक्ष हो या मौजूदा सरकार में जो पार्टी है बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही है। एक तरफ 26 पार्टियों का इंडिया जो कि आज ही ये संगठन बनाया गया, जो कि आज ही ये अलायंस बनाया गया है, और एक तरफ एनडीए 38 दलों के साथ है। एक तरफ जहां दिन में बैठक होती है विपक्ष की, शाम का इंतजार किया जाता है एनडीए की बैठक के लिए। ऐसे में इंडिया नाम रखना इस अलायंस का, इस विपक्षी एकता का कितना रंग लाएगा, साथ ही साथ पोस्टर वाली राजनीति, कई अहम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी राजीव लगातार बने हुए हैं। राजीव, एक तरफ जहां विपक्षी एकता को इंडिया का नाम दिया गया है, क्या यह मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? देखिए, इंडिया का नाम देना एक बहुत बड़ा, आपको सकते मास्टर स्ट्रोक आप जो कह रहे हो सही है, इसलिए कि इंडिया मतलब देश और सबके लिए मतलब नाम बहुत बड़ा होता है और नाम से बड़ा, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो इंडिया नाम रखने का एक बहुत बड़ा, एनडीए वर्सेस अब इंडिया हो गया है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। मतलब अब जो इंडिया अब एनडीए के साथ भिड़ेगी, मतलब ये साफ है कि बताना गया विपक्ष के द्वारा एक बहुत बड़ा ये एक नाम जो दिया गया है अब एनडीए वर्सेस इंडिया का। और बैठक के बाद जिस तरीके से बातें कहेंगी कि अब लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर ये भी कह दिया कि पीएम उम्मीदवार के लिए हम ललायित नहीं हैं और जरूरी नहीं है पीएम उम्मीदवार। उसके जब इस पर फैसला हम 2024 के एक साथ चुनाव लड़ने और जीतने के बाद भी कर सकते हैं। तो मतलब कि जो कहते ना कि जो दाव पेच और राहुल गांधी का पीएम उम्मीदवार बनना कांग्रेस की तरफ से, तो वो भी एक तरीके से पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है। मतलब कि कोई इस पे संदेह ना हो कि विपक्षी एकता की जो एकजुटता है वो विफल है। मतलब कहने की बात साफ है कि एकजुटता जो है वो सही दिशा में चल रही है। अब आपको देखने की तीसरी जो बैठक होने वाली है वो मुंबई में होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान भी किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब बैठक मुंबई में होगी और 11 सदस्यीय समिति की बैठक, एक समिति बनाई जाएगी जिसमें 11 सदस्य का नाम घोषणा होगा। कुछ ही दिनों के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसकी नाम की घोषणा कर दी जाएगी कि 11 सदस्य कौन कौन होंगे। मतलब कि जो ये पूर्ण जो एक विपक्षी एकता की बात पर 26 दलों की जा रही है, उस पर एक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि हम सब एकजुट हैं और जो एनडीए से अब लड़ने के लिए हम तैयार हैं और उसका एक हम जो फुटप्रिंट है, जो मैप है, हम बनाने की कोशिश करने की। अब ये देखना होगा कि जो पार्टियां हैं, जो अपने अपने क्षेत्र की पार्टियां हैं, जो वो कितना सेक्रीफाइस कर पाती हैं। क्योंकि अगर बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये पिछला अगर इनका देखा जाए तो दावेदारी बहुत सारी सीटों पर करते हैं। जैसे अब टीएमसी के दावेदारी रहती है कि पूरा हम लड़ेंगे बंगाल में, जहां झारखंड की दावेदारी कहती है कि कांग्रेस कहती है कि हम वहां 10 सीटों पे लड़ेंगे। तो मतलब जो दावेदारी है, क्या क्षेत्रीय पार्टियां मना पाएगी, उस चीजों को कर पाएंगी कांग्रेस, चाहे ये जो इंडिया बना है, क्या एक दूसरे को मना पाएंगे, ये देखने वाली सवाल तो होगी। लेकिन अभी तक जो चीजें चल रही थी कि ये कैसे ये फॉर्म करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, तो ये दूसरी बैठक जो है, दूसरी जो बैठक हुई है, इसमें इस पर सबकी एक तरीके से क्लियर कि हम एकजुट हैं और 2024 में अब एनडीए के साथ हमें लड़ना है और बीजेपी को कैसे भी सबक सिखाना है। और ये बैठक के बाद ममता बनर्जी ने संबोधित करते हुए ये कह दिया कि जब इंडिया किसी के सामने खड़ा होता है तो कौन जीतता है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमेशा इंडिया जीतता है। तो इस बार 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 अपने चर्चे में, अपने संबोधन में इंडिया नाम का जिक्र करना और बीजेपी को कहीं ना कहीं पूरी तरह से निशाना साधा है बीजेपी के ऊपर और यह कह दिया कि इस बार इंडिया जीतेगी और बीजेपी हारेगी। इंडिया से देखिए, ये एक तलवार से दो वार हो रहा था, क्योंकि एक तरफ इंडिया कहते हैं तो जनता को संबोधित किया जाता है, दूसरी तरफ अगर इंडिया कह रहे हैं तो अपनी अलायंस को भी लेकर चल रहे हैं। तो ये इंडिया जीतेगी इस बार जो कहा गया है ममता बनर्जी के द्वारा, क्या ये पूरे देश को लेकर कहा गया और क्या ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, ये नाम अपने आप में इस बार चुनाव में काफी रंग ला सकता है?
देखिए, समझना होगा इंडिया, जैसे आप कहने के तरीका तो इंडिया टीम भी कही जाती है कि जो 11 प्लेयर की टीम है जो पूरे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है और जीतती है तो लोगों की खुशी होती है। लोगों इंडिया जीतती है तो सब 13 अरब की जनता जो है कि उसकी खुशी होती है। तो उसको लेकर भी ममता बनर्जी ने कही कि इंडिया का जीतना मतलब कि पूरी देश है उसके लोग जीतना के मतलब कि अगर इंडिया खड़ी है, इंडिया जीत रही है तो सब जीत रहे हैं। मतलब वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की उन्होंने साफ तौर पर बात की है। इंडिया जीतेगी से ममता बनर्जी का यही कहना था। और एक बात जो निकलकर सामने आ रही है कि अगली बैठक मुंबई में होने वाली है। एक बार बैठक बिहार में हुई, दूसरी बार कर्नाटक में, अब जाकर मुंबई में होने वाली है। तो क्या इस बार जो मुंबई में बैठक होने वाली वो कितना महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि चुनाव और नजदीक आते जा रहा है। 237 दिन मात्र लोकसभा चुनाव में बचे हुए हैं। ऐसे में मुंबई में बैठक होना, जहां एक चोट खुद उद्धव ठाकरे सह चुके हैं, इस इंडिया अलायंस के लिए कितना कारगर होगा? देखिए, इंडिया अलायंस की बात तो जो करे कि इसमें रूपरेखा, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सब कह दिया, सब बातें कही कि एक अब रूपरेखा जो तैयार की जाएगी कि इंडियन जो ये नाम दिया गया है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार होगी। अब यूपीए का नाम इंडिया हो गया है, तो मतलब ये साफ तौर पे कि अब इंडिया लड़ेगी, किस फॉर्म में लड़ेगी, किस तरीके से एक दूसरे से लड़ती है। जैसे यूपीए लड़ती है चुनाव जब लोकसभा का लड़ा, तो उसी तरीके से इंडिया के जो 26 दल हैं जो उसको एक साथ समन्वय में बिठाकर एक साथ बनाकर कैसे लड़ेगी, किस सीट पर लड़ेगी, कितना समझौता करेगी, कितने क्षेत्रीय दल, उसका निर्णय मुंबई में हो सकता है कि किया जाएगा। उसमें किया जाएगा कि कौन किस तरीके से लड़ेगा, किस जगह पर वो लड़ेगा। ये सब जो 11 सदस्यीय टीम बनाने की बात जो कही गई है, जो बनाने की मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही गई है, उसका हो सकता है कि नाम आ जाए कि कौन कौन उसमें होगा। वो निर्णय लेंगे कि किस तरीके से सभी पार्टियां एक दूसरे से लड़ेंगी, साथ में मिलकर लड़ेंगी, कहां कहां लड़ेंगी, कितनी सीटों पर लड़ेंगे। इस पर एक तरीके से जो कुछ दिनों के बाद ये पता चलेगा कि क्या मामला है, क्योंकि 11 सदस्य जो टीम बनाने की बात की वो हम हो सकता है कि इसमें निर्णायक भूमिका निभाने में उसमें उनका रोल होगा। उसी रोल को, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा कि जो मुंबई में बैठक होगी उसको लेकर जो तैयार होगा रूपरेखा, वहां पूरी तरीके से आपको पता चल जाएगा। मतलब ये साफ है कि हम अब लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया है और ये पूरा इंडिया मिलकर एनडीए से लड़ने वाला है। राजीव, एक तरफ अगर बात की जाए विपक्ष एकजुट नजर आ रही है पूरी तरह से। विपक्षी ये कह रहे हैं कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को देश से मतलब इस बार चुनाव में हराएंगे। और कहीं ना कहीं विपक्ष यानी कि जो इंडिया अलायंस अभी बनी है उसमें नीतीश कुमार का क्या योगदान है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ये कह रही है कि बस नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्षी एकजुटता में नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं है। और पोस्टर जारी कर, जिस तरह से बिहार में हम देखते हैं पोस्टर वाली राजनीति, इस बार कर्नाटक के बेंगलुरु में भी देखने को मिला है। इस बार बेंगलुरु में भी बीजेपी की ओर से पोस्टर वाली राजनीति की गई है। नीतीश कुमार को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। देखिए, पोस्टर बाद जब सुबह में ही जब बैठक शुरू होने से पहले ये पोस्टर, आपको रात में ही पोस्टर लगे हुए थे, तो वहाँ साफ तौर पर नीतीश कुमार को कह दिया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर लायक नहीं है। और जो भागलपुर के पुल का दिखाया गया था वो कैसे हवा में गिर जाता है, इस तरीके के जो आरोप मतलब कि जो पोस्टर में दिखाया गया था, उस पोस्टर में एक तरीके से उस पर विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार अपनी बेइज्जती कराने वहाँ पहुंचे हैं। वहाँ कोई मतलब नहीं है उनका कोई अच्छा अब विपक्षी एकता की बैठक में रोल नहीं है। पटना तक ही उनके सीमित था, क्योंकि पटना में विपक्षी एकता की बैठक बुला, उसके बाद वो अब कांग्रेस ने उसको सब कुछ ले लिया है। अब कांग्रेस के पाले में वो सब कुछ चला गया है। और कांग्रेस जहां कर्नाटक में खुद वहां राज्य में सरकार है और इस तरीके के एक मुख्यमंत्री के जो विपक्षी एकता की बैठक पटना में आपने एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया है इस वक्त। आप कहें कि अब गेंद जो है कांग्रेस के पाले में चली गई है। ठीक है, देखिए जिस वक्त से मुहिम चलाई जा रही थी विपक्षी एकता की, कहीं ना कहीं पहला कदम, पहला हाथ नीतीश कुमार ने ही आगे बढ़ाया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पूरी विपक्षी एकजुटता पर क्या कांग्रेस टेक ओवर करती नजर आ रही है? क्या जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक की अध्यक्षता की, आने वाले दिनों में
कांग्रेस का रोल इस एकजुटता में, इस अलायंस में ज्यादा देखने को मिलेगा? देखिए, एक उसकी बात समझनी हुई क्योंकि जो कांग्रेस है जो वो एक बड़ी पार्टी है और वो बड़ी पार्टी केंद्र में पार्टी है, तो वो आपको ऐसे भी डोमिनेट करेगी क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो हर एक राज्यों में ये पार्टियां हैं, कांग्रेस है नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी बिना उसके साथ लिए आप जो अलायंस की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, वो असंभव है। ये पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि बिना कांग्रेस का कुछ भी नहीं होने जा रहा है। वही अब कांग्रेस अहम भूमिका में नजर आ गई है क्योंकि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी अब वो अपने तरफ से इस रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ममता बनर्जी उसमें अहम रोल है क्योंकि वो बड़ा एक तरीके से राज्य है, यूपी भी बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ अखिलेश का कुछ भी मतलब कि नहीं है उतना, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी सत्ता में है, तो इसको लेकर अब कांग्रेस एक अहम भूमिका में आपको नजर आएगी। वहीं आपको देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव नहीं पहुंचे और वो सीधे पटना के लिए निकल गए हैं। उनका स्टाफ तो जब वहां देखा गया कि नीतीश कुमार जब पिछली बार यहाँ पटना में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगवानी कर रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन इस बार जब दूसरी बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मौजूद नहीं रहे, वहां से वो निकल चुके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बार बात रखी, पहले बात रखी, सब कुछ बताया। उसके बाद राहुल गांधी, मतलब ममता बनर्जी, तमाम जो सोनिया गांधी, सबने अपनी बात रखी, लेकिन लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी लीड फ्रॉम द फ्रंट करते नजर आ रही है। पिछली बार ममता बनर्जी जो बॉडी लैंग्वेज उनका लग रहा था कि किन्हीं एक पार्टियों से उखड़ी है, इस बार बॉडी लैंग्वेज ये कह रहा है कि लगता है ममता बनर्जी के साथ ऑल इज वेल है। सभी जितने भी पार्टी हैं विपक्ष के, सबके साथ उनका साठगांठ ठीक बैठ गया है, समीकरण ठीक बैठ गया है। एक आखिरी सवाल और एक आखिरी अहम व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पिछले बार की बैठक में शामिल हुए जरूर थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए थे। इस बार उनका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नजर आया, बैठक में भी शामिल हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते भी नजर आए। क्या लग रहा है, इस बार अरविंद केजरीवाल अपने पूरे मन के साथ कांग्रेस का साथ देते नजर आ रहे हैं? नहीं, उसकी वजह भी आपको पहले समझनी होगी, इसलिए कि जब पिछली बार बैठक जब पटना में हुई थी तब उन्होंने अध्यादेश और अपने सपोर्ट के बारे में कहा था। उसी में ये बात रखी थी कि हमको सपोर्ट करिए, हमें लोकसभा और राज्यसभा में सपोर्ट करिए। तो उस पर उस समय कोई चर्चा नहीं होती, इससे भी कह के टाल दिया गया कि ये बैठक गठबंधन के लिए है, ये बैठक विपक्षी दलों की बैठक के लिए है कि 2024 के लिए। उसमें वो वहां से निकल जाते हैं और ये चर्चाएं गर्म हो जाती हैं कि वो नाराज हैं, वो चल रहे हैं। उसके बाद अब कांग्रेस को ये कहना पड़ा है कि हम अध्यादेश के आपके सपोर्ट में हैं, आपके साथ हैं, तब ये जाके मामला जो सुलझता नजर आया। तब फिर ये केजरीवाल वहां पहुंचे हैं और वो साथ में दिख रहे हैं कि हमारे साथ कांग्रेस और तमाम पार्टियां हमारी सपोर्ट करेंगी। अध्यादेश के खिलाफ जो लेकर बीजेपी आई है उसको लेकर वो चाहते थे कि पहले ये गारंटी हो, उसके बाद हम वहां पहुंचे। पहले ही केजरीवाल, अगर कांग्रेस ये सपोर्ट ना करती तो हो सकता है कि केजरीवाल वहां पहुंचते भी नहीं और ये जो कही जाती थी कि विपक्षी एकता की बैठक, उसकी हवा भी निकल जाती। लेकिन कांग्रेस ने पहले ही इसका ऐलान कर दिया कि हम उनके अध्यादेश के साथ देंगे। तब ऐसा देखा गया कि वहां पहुंचे और वहां उनके साथ शरद पवार का भी पता चला कि वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनसे पहले उनके भतीजे मिलने पहुंचे थे, तो लगा कि कहीं उनके चलते वो दुखी नहीं है, क्योंकि विपक्ष ये तो कह रहा है कि ये तो बहुत डिमोरलाइज लोग पहुंचे हैं क्योंकि सबके हालात कुछ ठीक नहीं है। तो इसके लेकर चर्चाएं गर्म थी, लेकिन जो बैठक हुई, बैठक के बाद खत्म हुई, खत्म होने के बाद जिस तरीके से बातें रखी गई कि हम सब एक हैं और ये इंडिया है और इंडिया वर्सेस अब एनडीए की लड़ाई आपको 2024 में देखने को आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी फिलहाल राजनीतिक बाजार पूरी तरह से गर्म है। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो नया अलायंस है, अब हम इसको इंडिया नाम से जानेंगे, इसीलिए कह रहे हैं। इंडिया की बैठक खत्म हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, अगले जगह का निर्धारण भी कर दिया गया है। मुंबई में अगली बैठक होगी इंडिया की और अब से कुछ ही देर में बैठक समाप्त होने वाली है एनडीए की। अब जब वो बैठक समाप्त होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो सियासी घमासान का पहला लड़ाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें देखने को मिलेगा।